आज है न्यूट्रिशन का क्लास नंबर 3। इससे पहले हम क्लास 1 और 2 कवर कर चुके हैं, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। जो नहीं देखे हैं जा करके ज़रूर देखिए। और एक खुशखबरी है कि क्यूज बोर्ड लगभग सही हो गया। शाम में हम टेलीग्राम में टेस्ट लिए थे और अच्छा रिस्पांस था क्यूज बोर्ड का, यानी हम देखें तो एक तरह से क्यूज बोर्ड सही हो गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन शाम में जो टेस्ट लिए क्यूज बोर्ड एकदम बिल्कुल काम कर रहा था, नेट का भी ज़्यादा कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं था। और आज है टीचर्स डे, सभी को हैप्पी टीचर्स डे। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? ठीक है, इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ और 4 ऑप्शन से कहता है कि कौन सा है जो ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। ठीक है, देखिए इसमें से कार्बोहाइड्रेट है जो ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लीजिएगा तो आपको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेंगे। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन लीजिएगा तो 4 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा, यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लीजिए 1 ग्राम प्रोटीन लीजिए, दोनों में जो है 4 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है, यानी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। जबकि वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। लेकिन विटामिन में कोई भी ऊर्जा नहीं मिलते हैं। देखिए इसमें भी मिलते हैं, इसमें भी मिलते हैं, इसमें भी मिलते हैं। इसमें 4 मिलते हैं, इसमें भी 4 मिलते हैं और इसमें कितने मिलते हैं? 9 मिलते हैं। लेकिन विटामिन में कोई भी ऊर्जा नहीं मिलते हैं। तो अब सवाल है कि विटामिन क्या ज़रूरत है? जब विटामिन ऊर्जा नहीं मिलता तो विटामिन का क्या काम है? थोड़ा सा हम पुनः एक बार जो बताए थे उस पिक्चर को एक बार पुनः दिखाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे। याद कीजिए, इसे हम पहले ही बता चुके थे, शायद पहला वीडियो में ही इसको क्लियर कर चुके थे। आवश्यक पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में बताए थे कि आपके शरीर में जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है और किसकी कम ज़रूरत है। ठीक है, जो आपके शरीर के लिए ज़्यादा चाहिए उसे मैक्रो के अंतर्गत रखा गया था, और जो आपके शरीर के लिए कम ज़रूरत है उसे माइक्रो के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, मैक्रो के अंतर्गत यानी जो आपके शरीर के लिए ज़्यादा चाहिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को रखा गया था। ठीक है, प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट में भी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा, लेकिन वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद है माइक्रो। कहिएगा सब जब ऊर्जा इधर ही मिल जा रहा है तो इसका क्या ज़रूरत है? ठीक है, इसका भी ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन ज़रूरी होता है। कम से कम चाहिए लेकिन ज़रूरी होता है। ठीक है, अब विटामिन में हम बात करने वाले हैं, किसी दिन हम खनिज पे बात करेंगे। याद रखिएगा माइक्रो में और मैक्रो में, मैक्रो में ज़्यादा आता है, माइक्रो में कम आता है, जो शरीर में कम ज़रूरत होता है। ठीक है, तो कम किसकी ज़रूरत है? विटामिन और खनिज का, लेकिन कम ही चाहिए, लेकिन अति आवश्यक है। ठीक है, अब चलते हैं विटामिन के ऊपर बात करते हैं। देखिए विटामिन के बारे में ये तो आप क्लियर जान चुके हैं कि विटामिन जो है ऊर्जा नहीं प्रदान करता है। ठीक है, तो ऊर्जा कौन कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ठीक है, विटामिन के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। देखिए विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, जो अति आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। अति आवश्यक है, कैसा पोषक तत्व है? सूक्ष्म पोषक तत्व है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी है। देखिए, और ये हमारे शरीर में इसकी कम मात्रा में जरूरत होता है, लेकिन जरूरी है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये ऊर्जा भले प्रदान नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, ये ऊर्जा भले प्रदान नहीं करता है, लेकिन ऊर्जा को बनाने में ये मदद जरूर करते हैं। स्वयं ऊर्जा का उत्पादन नहीं करते हैं, लेकिन उसके उत्पादन में बड़ा ही योगदान देते हैं। ध्यान रख लीजिएगा, शरीर में ये ऊर्जा निर्माण नहीं करते हैं, लेकिन उसके निर्माण में कह देगा विटामिन ऊर्जा देता है, नहीं, लेकिन विटामिन जो है ऊर्जा के निर्माण में बहुत बड़ा अपना रोल देते हैं। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि शादी आप करते हैं, लेकिन अगवा क्या करते हैं? शादी कराने में मदद करते हैं। कहेगा अगवा शादी करता है, जो अगवा बरतवारी लगाने में लड़ता है वो शादी करता है? नहीं शादी करता है, लेकिन शादी कराने में मदद करता है कि नहीं करता है कि नहीं? तो अब अगवा तो पहले शादी कर लिए रहते हैं। ये इस तरह समझिएगा कि मान लड़का और लड़की है। ठीक है, तो लड़का लड़की का दोनों का शादी होगा, लेकिन उसमें कोई व्यक्ति होगा। क्या सभी लोग बाराती आते हैं तो सभी बाराती में सभी शादियाँ करते हैं? नहीं, बाराती लोग क्या करते हैं? शादी कराने में मदद करते हैं। उसी तरह हमारे शरीर में विटामिन्स ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन ऊर्जा के निर्माण में सहयोग करते हैं। ठीक है, और यह कम मात्रा में चाहिए, लेकिन अति आवश्यक चाहिए। बाकी ये सब समझ गए, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। यहाँ पे हम क्लियर एक चीज़ और कर देना चाहते हैं। कल हो सकता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के आधार पर वीडियो आएगा। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, याद रख लीजिएगा। अभी शॉर्टकट में हम आपको बता देते हैं। कल हम कार्बोहाइड्रेट डिटेल से हम पढ़ाएंगे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट आप याद रख लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, मोनो
डायपॉली, मोनो डायपॉली, मोनो डायपॉली, ये 3 तरह का जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। देखिए लिखेंगे तो एक एक करके थोड़ा लेट हो जाता है, ठीक है, नहीं तो लिखने के लिए क्या आता है, मोनोसेकेराइड, ठीक है। देखिए कितना देर लगेगा, आप लिख लीजिएगा तो देर नहीं लगेगा। डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड, 3 तरह का जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। तो तीनों याद रखिएगा, कल हम तीनों क्लियर कर देंगे। और कार्बोहाइड्रेट किससे मिल करके बने होते हैं, तो याद रखिएगा, आपका एक पोस्ट होता है हेल्थ विभाग में, CHO पोस्ट, CHO सुने होंगे, CHO पोस्ट नहीं सुनेंगे तो सुनिए लीजिएगा। सी से याद रखिएगा, यानी ट्रिक आपको बता दिए, कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं, CHO याद रखिएगा, ठीक है। सी से क्या हुआ, कार्बन, एस से क्या हुआ, हाइड्रोजन, ओ से क्या हुआ, ऑक्सीजन। CHO याद रखिएगा तो आपको याद होगा। वैसे CHO पोस्ट भी आप लोगों का होता है, तो आप लोग जानकारी जरूर होगा, ठीक है। नहीं होगा तो नौकरी कीजिए, दर्शन इन लोगों से वो जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिल करके बने होते हैं, CHO। कभी भी CHO देखिएगा तो समझिए ऊर्जा देने वाला व्यक्ति है, ठीक है। अब याद करने के लिए बता दिए, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखिएगा, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। कल हम मोनोसेकेराइड का टाइप बताएंगे, डाइसेकेराइड का टाइप बताएंगे, पॉलीसेकेराइड का भी टाइप बताएंगे। इसलिए आज ही उन चीज़ों को याद करा दिए संक्षिप्त में, ताकि आपको कल याद रहे, ठीक है। कल हम जैसे लेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो आपसे ये जरूर पूछेंगे कि कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं, ठीक है। तो CHO याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ठीक है। उसी तरह से प्रोटीन के बारे में भी बात करेंगे, प्रोटीन भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन के बारे में भी कल हम आपको क्लियर करके बता देंगे, ठीक है। वैसे प्रोटीन भी याद रख लीजिएगा, साधारण प्रोटीन यानी सिंपल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और उत्पादित प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन भी 3 प्रकार के होते हैं, साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और उत्पादित प्रोटीन। ये 3 प्रकार का प्रोटीन के बारे में भी क्लियर करने वाले हैं। उसी तरह से वसा के बारे में भी क्लियर करने वाले हैं, और विटामिन के बारे में कल तो आपको क्लियर कर ही दिए, लेकिन आज फिर हम विटामिन के बारे में क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लियर हम एक बार पुनः दोहरा देते हैं, जितना भी विटामिन आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। विटामिन ए बताए थे आपको, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है, ठीक है, रतौंधी रोग होता है। अब विटामिन ए का स्रोत क्या है, मुख्य रूप से स्रोत यानी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, गाजर में। और भी स्रोत है, लेकिन ज्यादा पाया जाता है किसमें, गाजर में। तो आप रख सकते हैं विटामिन ए का स्रोत में गाजर, दूध, अंडा, फल, ठीक है। ये सब चीज जो है विटामिन ए का स्रोत है, ठीक है। दूध, गाजर, दूध, अंडा, फल, जिसमें सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं विटामिन B1, ध्यान दीजिएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी, बेरी बेरी। देखिए इस बार जो ओरल टेस्ट हम लेंगे, ठीक है, उसमें से जो भी व्यक्ति जितना हम विटामिन बताए हैं, उस विटामिन का रासायनिक नाम प्लस उस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है बता दीजिएगा, और उसका मुख्य स्रोत बता दीजिएगा। मेरे तरफ से वो बेस्ट स्टूडेंट होंगे, ठीक है। इस बार ओरल टेस्ट में हम जरूर पूछेंगे, ठीक है। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी, आपका ये विटामिन B1 का स्रोत मूंगफली, आलू, सब्जी, ये सब होता है, ठीक है। स्रोत आपको कम भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्रोत में मुख्य पूछता है, ठीक है। लेकिन उसके कमी से कौन सा रोग होता है ये जरूर पूछता है। आगे चलते हैं, विटामिन B2, ठीक है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। कल भी हम बताए थे, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लोविन। और इसके कमी से क्या रोग होता है, त्वचा फटना, किलोसिस, या त्वचा फटना, किलोसिस यानी जैसे गलचिरवा गाल के बगल में फट जाता है ना, तो विटामिन B2 की कमी से ही होता है, ठीक है। तो विटामिन B2 याद रखिएगा, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन, कमी से त्वचा फटना, किलोसिस, ठीक है। अब चलते हैं विटामिन B3। B3 का रासायनिक नाम कल भी बताए थे, नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन। इसके कमी से होने वाले रोग को लेकर के हम एक दिन क्लियर करेंगे। विटामिन B3 और विटामिन B5, ये 2 ऐसे चीज है जिसमें कि बहुत जगह बुक में अलग अलग दे दिया गया कमी के कारण रोग होने वाला, ठीक है। तो विटामिन B3 और विटामिन B5 हम छोड़ रहे हैं कमी से होने वाला रोग को, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप याद रखिए विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। और विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, पैंथोनिक अम्ल। विटामिन B5 का नाम क्या है, हम विटामिन B5 ले रहे हैं। B5 का रासायनिक नाम क्या है, पैंथोनिक अम्ल, पैंथोनिक अम्ल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, विटामिन B6। कल भी हम बताए थे B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, पारिडॉक्सिन। आपको बोलते हैं 6 सीधे पार हो जाएगा, पारिडॉक्सिन,
ठीक है। आगे विटामिन एच के बारे में बताए थे, विटामिन एच कहिए या विटामिन B7 कहिए, विटामिन एच या B7, इसका रासायनिक नाम क्या बताया था आपको? बायोटीन बताए थे। विटामिन का रासायनिक नाम क्या बताए थे? बायोटीन। इसका स्रोत को लेकर के हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें स्रोत बता देंगे किसमें कौन पाया जाता है। ठीक है। आगे विटामिन B12 का रासायनिक नाम बताए थे आपको? साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या बताए थे? साइनोकोबाल्मिन। ठीक है। या फिर विटामिन B12 को कहीं कहीं कोबाल्ट भी लिख देता है, ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं विटामिन B12 को कोबाल्ट भी लिख देता है या कोबामीन्स भी लिख देता है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। ठीक, कोबाल्ट CO, ठीक है, कोबाल्ट। आगे बढ़ते हैं। विटामिन C का रासायनिक नाम बताए थे स्कर्बिक एसिड। विटामिन C का रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड। और मसूरे से खून निकलना, इसके बारे में बताए थे। और कल बताए भी थे कि आंवला, नींबू, संतरा में स्रोत होते हैं। ठीक है। आगे विटामिन D का रासायनिक नाम बताए थे कैल्सीफेरॉल। कल बढ़िया से हम रटा भी दिए थे आपको कि बच्चे में कौन सा रोग होता है और यंग में कौन सा रोग होते हैं। आज आपको कमेंट करके हमें बताना है कि विटामिन B3 की कमी से, ये विटामिन D की कमी से, सॉरी 3 नहीं, विटामिन D की कमी से, बात को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लेकिन ध्यान रखिएगा। विटामिन D की कमी से बच्चे में कौन सा रोग होता है और यंग में कौन सा रोग होता है। ठीक है। उसके बाद हम आपको बताए थे विटामिन E, ट्रिक भी बताए थे याद करने का। विटामिन E का रासायनिक नाम बताए थे टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल, इसके कमी से नपुंसकता या बंधता रोग भी होता है। कमी हो जाएगा तब, और कमी नहीं है तब समझ लीजिए बंधता रोग नहीं होगा। और ये नपुंसकता या बंधता, यानी बंधता मतलब होता है बांझपन, नपुंसकता वही हो गया, नपुंसकता और बांझपन। ठीक है। ये सब कमी, ये विटामिन E की कमी से ये रोग होते हैं। यदि विटामिन E की मात्रा सही से लीजिएगा, जैसे अंकुरित चना हुआ, ये सब सही मात्रा में लीजिएगा तो ये सब बीमारी होने के चांस नहीं होंगे। ठीक है। उसके बाद विटामिन K आपको बताए थे। विटामिन K का रासायनिक नाम बताए थे फिलोक्विनिन। विटामिन K के रासायनिक नाम बताए थे फिलोक्विनिन। इसका स्रोत टमाटर भी है। ठीक है। तो स्रोत के बारे में हम क्लियर बता देंगे। तो सभी विटामिन जितना हम बता दिए, इस विटामिन का रासायनिक नाम और इससे कमी से होने वाला रोग जो हम बताए हैं, ये यदि आप बता दीजिएगा तो मेरे लिए सबसे बेस्ट। आज टीचर्स डे के दिन कम से कम इतना ज़रूर जो है याद करके रखिएगा। ठीक है। और बताए थे कार्बोहाइड्रेट का प्रकार भी बताए, प्रोटीन का प्रकार भी बताए, ये सभी चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है। अब ये नहीं कहिएगा कि सर टीचर्स डे के दिन में एकदम पूरा खींच दिए, पूरा हम नहीं खींचे हैं, एकदम हल्का हल्का दिए हैं। धीरे धीरे ही चल रही है गाड़ी, लेकिन चल रही है गाड़ी। ठीक है। आपको पता होगा कछुआ और खरगोश में कौन जीतता है? जो कंटिन्यू मेहनत करते रहता है वही जीतता है। ठीक है। खरगोश की तरह आज मेहनत किए, एग्जाम आएगा तो पढ़ के पूरा बुक खरीदम, उससे कभी नहीं बुक खत्म होता, याद रख लीजिएगा। एक चीज़ अभी आपको हम कह देना चाहते हैं, यदि कोई स्टूडेंट ये सोच के तैयारी कर रहे हैं या तैयारी नहीं कर रहे हैं कि एग्ज़ाम आएगा उस समय हम तैयारी करेंगे, ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम जिस समय आ जाता है ना, उस समय उसका तैयारी नहीं हो पाता। तैयारी जब भी होता है तो पहले से जो तैयारी करके रखता है, जिसका बेस ठीक रहता है, वही व्यक्ति एग्जाम निकाल पाता है। यानी पहले से आप तैयारी करके रखिएगा। बाढ़ आने से पहले बांध का निर्माण करना है, यानी एग्जाम आने से पहले हमें एग्जाम की तैयारी कर देना है। बहाली आएगा, आपके ये बहाली आएगा तब तैयारी करेंगे। जो व्यक्ति बहाली आने के इंतजार में तैयारी करता है उसका एग्जाम कहीं निकलता ही नहीं है, वो 2 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर से छूट जाता है। ठीक है। अब कैटेगरी भी होती है किसी किसी की, जैसे ओबीसी हुआ, एससी हुआ, इस सब का अब देखिए, आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है, कंपेरिजन कीजिएगा मैंने जिसका कम कट ऑफ जाता है, तो बोलिए आपका सिलेक्शन होगा? नहीं। आप ओबीसी हैं तो हमेशा जनरल से कंपटीशन कीजिएगा, नहीं हमको उसके बराबर नंबर ना, तब ना आप कम से कम कट कर घटते घटते भी उसके लेवल आइएगा। इसलिए सोच हमेशा ऊपर रखिए। ठीक है। देखिए अब देखिए 4 भी स्टूडेंट है, किसी का कम में सिलेक्शन हो जाता है तो कैटेगरी के ऊपर भी चला जाता है। ठीक है। तो उस पर डिपेंड नहीं करना है, आपको तैयारी एकदम बेहतर करके रखना है। ठीक है। तो कहता है निम्न में से कौन सा पोषक तत्व शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता? विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज बता देना चाहते हैं, आज थोड़ा सा समय लेकर के हम क्लियर ही कर देते हैं। देखिए, तैयारी करने का मकसद ये नहीं होता है कि पूरा बुक पोथी पढ़ देंगे तभी हम तैयारी कर लेंगे, नहीं। तैयारी करने का मकसद होता है, देखिए कंपटीशन कर रहे हैं, कंपटीशन किससे कर रहे हैं? सरकार से कंपटीशन थोड़ी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट से कंपटीशन कर रहे हैं। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपके ग्रुप में या 50 स्टूडेंट है या 10 स्टूडेंट के ग्रुप में, हमेशा कोशिश कीजिए उस 10 स्टूडेंट से हम बेहतर जाना है। बस इसी में आपका मेरिट सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यदि हार्ड पूछेगा तो कटअप भी तो हार्ड जाएगा। ये क्यों नहीं समझते हैं? आप ये सोच लेते हैं कि सारा क्वेश्चन ही हम बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है।
एग्जाम में। ऐसा नहीं होता है कि पूरा रट के भी जाइएगा तो क्वेश्चन कुछ न कुछ एग्जाम में ऐसे रहेंगे कि आपसे नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन हल्का और भारी से घबराइएगा नहीं। हमेशा ये टारगेट रखिएगा, जीवन में सक्सेसफुल होना है तो हमेशा ये टारगेट रखिएगा। आपके आसपास स्टूडेंट या आपके कैटेगरी के स्टूडेंट जितने भी हैं उससे कोशिश कीजिएगा कि मुझे अच्छे से उससे ज़्यादा हमको जानना है, बस उतने टाइम काम चल जाएगा और विशेष कुछ नहीं चलेगा। मान लीजिए कहीं टेस्ट हो रहा है, 100 नंबर का टेस्ट हो रहा है और वहाँ 50 स्टूडेंट टेस्ट दे रहा है, ठीक है। 50 स्टूडेंट में से जो टॉप रिजल्ट आएंगे, कम से कम कोशिश किया टॉप 10 में घुसने का, ठीक है। टॉप 10 में घुस गए तो समझिए आपका तैयारी लगभग ठीक ठाक है। टॉप 20 में भी घुसने की कोशिश कीजिएगा तो उसमें भी आपका चांस बहुत ज़्यादा बन जाता है, ठीक है। इसलिए कंपटीशन आपको स्टूडेंट से, ना कि सरकार से कि वो कौन क्वेश्चन पूछेगा, हार्ड पूछा हल्का पूछा, इन चक्कर में मत पड़िए। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि हम अदर स्टूडेंट से ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सक्सेसफुल की रास्ता पहुँच जाइएगा। कहता है निम्न में से कौन सा खनिज सूक्ष्म मात्रिक है। आपको हम बताए थे कि खनिज को भी दो भागों में डिवाइड किया गया था, एक मैक्रो और एक माइक्रो, ठीक है। जो आपके शरीर में जिसकी जरूरत 100, कल क्लियर हम एक दिन शुरू में हम बता दिए, जैसे कि पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया था ना, मैक्रो और माइक्रो, उसी तरह से खनिज को भी, मिनरल्स जिसको बोलते हैं मिनरल्स, मिनरल्स को भी दो भागों में डिवाइड किया गया था, मैक्रो और माइक्रो। कहने का मतलब मैक्रो, मैक्रो में बड़ा होता है मैक्रो, ठीक है। तो जिसकी जरूरत, ध्यान दीजिएगा, जिसके शरीर में प्रतिदिन 100 मिलीग्राम, 100 माइक्रोग्राम या इससे अधिक की आवश्यकता होता है, उसे मैक्रो में रखते हैं, मैक्रो में, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, मैक्रो के अंतर्गत कैल्शियम आते हैं, फास्फोरस आते हैं, सोडियम आते हैं, पोटेशियम आते हैं। ये तीन चीज याद जरूर रखिएगा। आपके शरीर में कौन सा खनिज है जो मैक्रो के अंतर्गत, यानी 100 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम या इससे ज़्यादा की जरूरत होता है, तो ये होता है कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, याद रख लीजिएगा। अब आता है माइक्रो, माइक्रो मतलब होता है जिसके शरीर में प्रतिदिन 100 मिलीग्राम से, सॉरी 100 माइक्रोग्राम से कम की आवश्यकता होता है, ठीक है। 100 माइक्रोग्राम से कम की आवश्यकता होता है, उसे हम माइक्रो न्यूट्रन, ये माइक्रो ये खनिज तत्वों में रखते हैं, ठीक है। जिसमें कौन कौन है, आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, क्लोरीन हो गया, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, क्रोमियम हो गया, निकेल हो गया, खनिज हो गया, सिलिकॉन हो गया। ये सब चीज़ों की जरूरत हमारे शरीर में 100 माइक्रोग्राम से कम की जरूरत होता है, ठीक है। तो याद रखिए माइक्रो और मैक्रो, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ कह रहा है निम्न में से कौन सा खनिज सूक्ष्म मात्रिक है, ठीक है। सूक्ष्म मात्रिक मतलब वह कम जरूरत पड़ता है हमारे शरीर को लिए। तो देखिए अभी तुरंत बताए थे मैक्रो, जिसकी जरूरत 100 मिलीग्राम से ज़्यादा या 100 मिलीग्राम पड़ता है। देखिए कैल्शियम आपको बतेबे किए, पोटेशियम बतेबे किए, सोडियम बतेबे किए। तो कम जरूरत किसका पड़ेगा, आयोडीन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्न में से कौन सा विटामिन जो त्वचा में सूर्य के प्रकाश के संश्लेषण से होता है। तो आपको पता होगा सूर्य के प्रकाश के संश्लेषण से विटामिन डी मिलता है। हम आपको बताए थे विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से बच्चे में रिकेटस और बड़े में जो है ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया रोग होते हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, माइक्रो और मैक्रो में हम बढ़िया से समझा दिए हैं, ठीक है। मैक्रो में भी खनिज तत्व को लेकर के मिनरल्स को भी दो भागों में बांटा गया था, ठीक है। और हाँ एक चीज और, मैक्रो, मैक्रो, मैक्रो को हिंदी में बृहद कहते हैं, बृहद खनिज तत्व, ठीक है। और माइक्रो, माइक्रो को लघु खनिज तत्व कहते हैं, ठीक है। यह लघु पोषक तत्व, जैसे पोषक तत्व भी बताए थे उधर, लघु पोषक तत्व, लघु मतलब छोटा होता है। तो हिंदी देते तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, ऐसा नहीं कि सर माइक्रो और मैक्रो पढ़ा दिए हैं और हिंदी हमको बतेबे नहीं किए, हिंदी में दे दिया सवाल, पता ही नहीं चल रहा है। ध्यान रखिएगा, मैक्रो को हिंदी में बृहद कहते हैं, ऐसे भी समझा दिए आपको। जहां लिख देगा बृहद खनिज तत्व है समझ जाइएगा, और माइक्रो को लघु कहते हैं यानी छोटा, ठीक है। लघु खनिज तत्व है समझ जाइएगा। उसी तरह पोषक तत्व में भी ध्यान रखिएगा, बृहद पोषक तत्व कह देगा, बृहद पोषक तत्व कह देगा ऑप्शन में देगा कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन में कौन जो है बृहद पोषक तत्व नहीं है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट तो बृहद पोषक तत्व है, प्रोटीन भी बृहद पोषक तत्व है, वसा भी बृहद पोषक तत्व है। क्या ये विटामिन है? नहीं, ये बृहद पोषक तत्व में नहीं आते हैं, ये लघु पोषक तत्व में आते हैं, यानी माइक्रो के अंतर्गत आते हैं। दोनों का हम हिंदी बता दिए, मैक्रो और माइक्रो को, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, ऐसा नहीं कि कहीं आ गया बस
कन्फ्यूजन करें। निम्न में से शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य स्रोत क्या है? अब यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन कीजिएगा। अब आप सोचिएगा कि सर शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला तो मुख्य स्रोत तो वसा होना चाहिए, क्योंकि वसा तो 1 ग्राम लेते हैं तो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। नहीं, यहाँ पे आप गड़बड़ हो जाइएगा। देखिए, कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ही ऊर्जा होता है 1 ग्राम में, वसा में 9 किलो कैलोरी होते हैं 1 ग्राम में, प्रोटीन में 9 किलो कैलोरी होते हैं, ये 4 किलो कैलोरी होते हैं 1 ग्राम में। ठीक है, 4 इसमें 9 सबसे ज़्यादा, और इसमें तो होता ही नहीं, ये ऊर्जा प्रदान करता ही नहीं है। ये रक्षात्मक है। विटामिन के बारे में एक चीज़ बताने भूल गए, ये रक्षात्मक पदार्थ है, यानी शरीर में विटामिन जो लेते हैं शरीर में आपका एंटीबॉडी निर्माण करते हैं। यानी जब विटामिन लीजिएगा तो रोगों से लड़ने की क्षमता आपके शरीर में पैदा हो जाएगी, यानी कोई रोग आपको जल्दी नहीं होगा। जैसे विटामिन B1 की कमी से क्या बोले, विटामिन B1 की कमी से क्या बेरी रोग, तो विटामिन यदि हम लेंगे तो बेरी रोग होगा नहीं, बेरी रोग होगा ही नहीं, बेरी रोग को पहले ही लड़के भगा देगा। तो विटामिन हमारे शरीर, विटामिन के बारे में बताते हैं, विटामिन हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को पैदा करते हैं, रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी निर्माण करता है कि आगे रोग ना हो, इसलिए विटामिन हमारे शरीर में जरूरी होता है। ठीक है, ये ऊर्जा भले प्रदान नहीं करता, लेकिन हमारे शरीर में रोगों से लड़ने, रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा शरीर में कौन करता है, तो विटामिन करता है। यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को पैदा कौन करता है, विटामिन करता है। इसकी कम मात्रा में जरूरत होता है, लेकिन बहुत जरूरत होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल को क्लियर करते हैं। इसको हम क्लियर कर दिए। अब देखिए आपसे सवाल है, अब देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के बारे में और वसा के बारे में। देखिए, बासा आप ज़्यादा खा के नहीं पचा पाइएगा। आप शरीर में सोचिएगा घी खा लेंगे तो घी ज़्यादा खाइएगा तो जो है ना अपना असर दिखा देगा, इधर से खाइएगा उधर से निकल जाएगा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा भी खाइएगा तो शरीर के लिए कोई दिक्कत नहीं, वो पचा लेता है। ठीक है, तो जब बासा आप ज़्यादा खा ही नहीं पाइएगा तो क्या लगता है, ज़्यादा खाएंगे नहीं, मान लीजिए बासा 2 ग्राम खाए, ठीक है, 2 ग्राम खाए, आपको 18 किलो कैलोरी निकल गया। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट आप जो है 2 ग्राम खाए, इसमें 8 किलो कैलोरी हुआ। ठीक है, अब ये बताइए बासा हम कहेंगे 10 ग्राम खाइए, बासा 10 ग्राम, यानी बासा ज़्यादा कहेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा आप खा लीजिएगा, 1 ग्राम ना बोले 1 केजी खा लीजिए। ठीक है, 1 केजी खा लीजिएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये फिर ज़्यादा मात्रा में, ऐसे याद रखिएगा, ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में भी खाइएगा तो आपका शरीर पचा लेगा, लेकिन बासा आप ज़्यादा मात्रा में नहीं खा पाइएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल खाते हैं, भरी थरिया भात खा लेते हैं, वो पचा लेते हैं, लेकिन खाइएगा भरी थरिया, ये भरी थाली खाइएगा, ये वसा खाइएगा, घी नहीं पचा पाइएगा। तो आप हमें बताइए, ज़्यादा घी हम खा ही नहीं पाएंगे तो ज़्यादा हमको ऊर्जा मिल पाएगा शरीर में? नहीं। तो ज़्यादा क्या खा रहे हैं, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में आराम से पच जा रहा है। तो आप बताइए आपके शरीर के लिए स्रोत क्या हुआ? अच्छा, हम मानते हैं कि वसा में ज़्यादा होता है, लेकिन ये ज़्यादा हम ले ही नहीं पाएंगे, तो क्या आपके शरीर के लिए वो बेनिफिट, आपके शरीर के लिए वो आवश्यकता के लिए पूर्ति कर पाएगा ऊर्जा का? नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट हम ज़्यादा भी लेंगे तो हमारा शरीर पचा लेगा, तो यानी हमारे शरीर की अधिकतर ऊर्जा का पूर्ति कार्बोहाइड्रेट के थ्रू हो जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से होता है, ना कि वसा के माध्यम से होता है। वसा में ऊर्जा भले ज़्यादा मिलता है, लेकिन वसा हम ज़्यादा ले ही नहीं पाएंगे। तो क्या बताइए आपके शरीर के लिए सबसे मुख्य स्रोत वसा को मानिएगा या कार्बोहाइड्रेट को मानिएगा? जाहिर सी बात है कि आप कार्बोहाइड्रेट को मानिएगा मुख्य स्रोत। ठीक है, 10 ग्राम लीजिएगा ना वसा, पचाने में आपको दिक्कत होने लगेगा, लेकिन 10 ग्राम आप 10 ग्राम के जगह पे 20 ग्राम भी लीजिएगा कार्बोहाइड्रेट तो आराम से पचा लीजिएगा। 20 ग्राम में 20 दूना कितना हो जाएगा? 20 ग्राम में 10 ग्राम में ये 90 ग्राम हुआ, 90 ग्राम हुआ ना वसा, ये 9 किलो होता है ना 1 ग्राम में, तो 90 किलो कैलोरी निकल जाएगा। अब 20 ग्राम को 4 से गुना, 20 चौक कितना हुआ? 80। 20 के जगह पे छोड़ दीजिए, आप 10 ग्राम वसा लीजिए, ठीक है, और 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लीजिए। ठीक है, 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को आराम से पचा लीजिएगा, लेकिन 10 ग्राम वसा को पचाने में आपका दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? अब 10 ग्राम में ज़्यादा कितना लीजिएगा? 90 किलो कैलोरी, और 40 ग्राम को आप आराम से पचा लीजिए, तो इससे देखिए कितना निकलेगा? 4 चौक 16, 160 किलो कैलोरी। तो आपके शरीर के लिए कौन बेनिफिट हुआ? आप ही सोचिए, आपके शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा हुआ? तो आपके शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट हुआ। ठीक है, ना कि बासा। बासा में कह सकते हैं कि ऊर्जा सबसे अधिक होता है, लेकिन आपके शरीर के लिए वो बेनिफिट नहीं होता। ज़्यादा मात्रा में आप वसा नहीं ले पाइएगा। वसा का जरूरत है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में वसा नहीं ले पाइएगा।
ठीक है, जबकि कार्बोहाइड्रेट लीजिएगा आराम से पाचन हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि निम्न में से संतृप्त वसा का उदाहरण है। देखिए, वसा जो है दो तरह, प्रकृति में वसा के आधार पर दो प्रकार के वसा होते हैं। दोनों प्रकार के वसा हम क्लियर कर देते हैं। देखिए, प्राकृतिक स्रोत के आधार पर, यानी प्रकृति के आधार पर वसा दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त होता है और एक असंतृप्त होता है। संतृप्त वसा जो प्राप्त किया जाता है वो जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा, और इसका मुख्य स्रोत एनिमल, यानी इसका मुख्य स्रोत है। और संतृप्त वसा जो है ज़्यादा सेवन कीजिएगा तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और संतृप्त वसा जो है कमरे के ताप पर घन के रूप में रहता है, ध्यान रखिएगा। अब असंतृप्त वसा चलते हैं, घन मैंने ठोस के रूप में वो रहता है, ठीक है, जैसे घी हुआ, ठीक है, ये जंतु से प्राप्त करते हैं, जैसे घी हुआ, देखिएगा ठोस के रूप में रहेंगे। असंतृप्त वसा ये वनस्पति स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। अब वैसे उसको चीज़ याद नहीं रखिएगा, वसा और घी को लेकर के, अब उसको हम क्लियर कर देंगे आराम से लेकर के, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं रहिएगा उसमें। सीधा याद रखिएगा, संतृप्त वसा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं और अत्यधिक सेवन करने से हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और कमरे के ताप पर घन के रूप में रहते हैं, इतना याद रखिएगा। और असंतृप्त वसा जो होता है वो वनस्पतिक स्रोत से प्राप्त किया, जैसे नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, सूखे मेवे, ये सभी चीज़ जो है वनस्पति से प्राप्त किए जाते हैं और कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में रहते हैं। कमरे के ताप पर रखिएगा तो द्रव अवस्था में रहता है। लेकिन देखिएगा, संतृप्त वसा जो होता है, जो जंतु से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे घी होता है जंतु से प्राप्त किए जाते हैं, देखिए कमरे के ताप पर रखिएगा तो वो घन के, यानी हल्का ठोस के रूप में वो रहते हैं, यानी घन के रूप में रहते हैं, ठीक है, वो ठोस के रूप में आ जाते हैं, घन के रूप में रहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे मुख्य रूप से कि संतृप्त वसा जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, असंतृप्त वसा असंतृप्त वनस्पति से प्राप्त किया जाता है। असंतृप्त वसा के अंतर्गत में नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, सूखे मेवे आते हैं और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं, ठीक है। जबकि संतृप्त वसा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं और अत्यधिक सेवन से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और कमरे के ताप पर घन के रूप में रहते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, इसमें हम देखते हैं कि संतृप्त वसा कौन सा है। देखिए, तेल तो होगा ही नहीं, ठीक है, फल के बारे में तो होगा ही नहीं, ठीक है, अनाज तो होगा ही नहीं। तो आप सोचिए यहाँ पे कौन सा होगा संतृप्त वसा, तो संतृप्त वसा कौन सा हो जाएंगे, घी। घी क्या है, संतृप्त वसा का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, निम्न में से आहार नाल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का अपशोषण किस रूप में किया जाता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो डायरेक्ट आप लेते हैं वो डायरेक्ट आपका शरीर जो है, जैसे कि ये वायुमंडल में नाइट्रोजन है, क्या पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्ट लेते हैं, नहीं, उसे नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। पौधे को नाइट्रोजन की जरूरत है लेकिन वो नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेते हैं, नहीं, उसे नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। जैसे गेहूं, क्या गेहूं डायरेक्ट खा लेते हैं, नहीं, उसे आटा पिसा करके रोटी की फॉर्म में आप शरीर में लेते हैं, तब आपका शरीर पाचन कर पाता है। तो उसी तरह से आपके शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट आपके शरीर में नहीं जाता है, मतलब खाए डायरेक्ट आपका शरीर अवशोषण नहीं कर पाता। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाता है, एकदम तोड़ करके आपके शरीर में बहुत सारा एंजाइम निकलते हैं, बहुत सारा जो हार्मोन्स निकलते हैं, बहुत सारा एंजाइम होते हैं, एंजाइम तोड़ तोड़ करके उसको ग्लूकोज के फॉर्म में बना देते हैं, ठीक है। और ग्लूकोज जो है आपका शरीर आराम से अवशोषण कर लेते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ सवाल में कह रहा है, निम्न आहार नाल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण किस रूप में किया जाता है, तो ये ग्लूकोज के रूप में किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कहता है, आगे सवाल में है कि सामान्य मनुष्य के प्रति किलोग्राम के अनुसार कितना प्रोटीन की आवश्यकता होता है, ठीक है। देखिए, हम आपको बता देते हैं, सामान्य मनुष्य को, ध्यान दीजिएगा, सामान्य मनुष्य को प्रति किलोग्राम के अनुसार कितना प्रोटीन प्रतिदिन की आवश्यकता होता है। देखिए, जैसे कि इसको कैसे समझिएगा, जैसे आपका 60 किलोग्राम है, ठीक है, तो आपको 60, ध्यान दीजिएगा, 60 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होगा। आपका वजन 1 किलोग्राम है, ठीक है, वैसे 1 किलोग्राम को होता नहीं है, तो आपको प्रतिदिन 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होता है, ठीक है। यानी जितना आपका वजन होगा उतना प्रोटीन की प्रतिदिन आपकी आवश्यकता है, उतना प्रोटीन किसी न किसी हालत में लेना है अपने वजन के हिसाब से, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति यदि कह देगा 70 केजी का है तो उससे पूछेगा, बताइए 70 केजी का है, इसे बताइए प्रतिदिन कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो आप सीधा जाहिर से बोलिएगा कि 70 ग्राम उसे प्रोटीन चाहिए, यानी पर किलो पर ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होता है, ठीक है। तो यहाँ सवाल के अनुसार देखते हैं, कहते हैं एक सामान्य मनुष्य को प्रति किलोग्राम के अनुसार कितना प्रोटीन प्रतिदिन जरूरत होता है, तो 1 ग्राम,
ये प्रति किलोग्राम करा है, नहीं करा है 1 किलोग्राम के अनुसार कितना ग्राम उसे प्रोटीन की जरूरत पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम का यदि है तो उसे 1 ग्राम की जरूरत पड़ेगा। 60 किलोग्राम का है तो 60 किलोग्राम की जरूरत पड़ेगा, 60 ग्राम की जरूरत पड़ेगा। किलोग्राम में नहीं जाएगा, ग्राम में जरूरत पड़ेगा, ठीक है। 70 केजी का है तो 70 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होगा। हमें उम्मीद है इस सवाल को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो सामान्य मनुष्य को प्रति किलोग्राम के अनुसार कितने प्रोटीन आवश्यकता होता है, तो 1 ग्राम की जरूरत होता है, ठीक है। 1 किलोग्राम के बात कहा गया है, तो 1 किलोग्राम में 1 ग्राम की जरूरत होता है। 60 किलोग्राम है तो 60 किलोग्राम का। कहता है निम्न में से किस विटामिन का घोल बच्चे को पिलाया जाता और वर्तमान में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा को सम्मिलित करता है। देखिए रोग प्रतिरोधक भी कहते हैं, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। ये विटामिन के बारे में आप जानते होंगे, इस विटामिन के बारे में पहले भी हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। और कहता है कि बच्चे को घोल भी पिलाया जाता है, तो ये है विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में भी कई बार मिडवाइफरी क्लास में भी, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग क्लास में भी बताए थे कि विटामिन ए की घोल पिलाया जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि निम्न में से किस विटामिन का घोल बच्चे को पिलाए तो जो वर्तमान में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा में शामिल भी है, तो विटामिन ए की घोल पिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्न में से कौन सा विटामिन बांधता रोग, यानी बांधता रोग का मतलब बांझपन रोधी, बांधता या रोधी है, रोग नहीं है, बांझपन रोधी यानी बांझपन को रोकता है, ठीक है। बांझपन को रोकता है या नपुंसकता को रोकता है, ठीक है। आपको हम बताए थे कि विटामिन ई की मात्रा यदि शरीर में लीजिएगा तो शरीर में बांझपन यानी नपुंसकता को रोकता है, और इसकी ज़रूरत होता है अंकुरित चना, खास करके गेहूं, अंकुरित जितना भी अंकुरित चीज़ होता है उसमें इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो यदि विटामिन ई की मात्रा सही से लिया जाए तो बांझपन को रोका जा सकता है। तो यहाँ कह रहा है बांधता यानी बांझपन रोधी। बांझपन रोधी किस विटामिन को कहते हैं, यानी इसको लीजिएगा, कौन सा विटामिन लीजिएगा जो बांझपन नहीं होने की संभावना होगा, तो ये है टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल यानी विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरॉल। यहाँ ऑप्शन नंबर उल्टा पुल्टा हो गया, ये ऑप्शन ए याद रख लीजिएगा, केवल टेकोफेरॉल हम ऑप्शन सही करके देंगे, यहाँ ए होगा यहाँ बी होगा, कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो यदि आपसे सवाल पूछ देगा नपुंसकता रोधी कौन सा विटामिन है, तो आप सीधा मारिएगा विटामिन ए, या बंधता रोधी विटामिन कौन सा है, सीधा मारिएगा विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई रखिए, नपुंसकता रोधी विटामिन ई, बंधता रोधी विटामिन ई। हमें उम्मीद है कि सवाल को अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। आगे सवाल कहता है निम्न में से किस विटामिन की कमी से चिलकोसिस कोनिया मुखापन या स्क्रोटल डर्मेटिस, ठीक आदि रोग देखने के लिए मिलते हैं। चिलकोसिस समझते हैं, जैसे ये ठोर है, ठीक है, ये ठोर के बगल में जो कट जाता है ना, जैसे गलचीड़वा लोग कहते हैं, गलचीड़वा ये होता है चिलकोसिस, ठीक है। ये कोनिया ये भी इसी तरह से होता है, ठीक है, ये ठोर में इसे कट जाता है, ठीक है। डर्मेटिस यानी त्वचा, यानी त्वचा संबंधी सारा बीमारी होता है, ठीक है। बात समझ लीजिए, 100 बात के एक बार त्वचा संबंधी सब बीमारी होता है। चिलकोसिस यानी ठोर जो कट जाता है, जिसको गलचीड़वा लोकल भाषा में बोलते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि चिलकोसिस, ये कोनिया मुखापक, ये स्क्रोटल डर्मेटिटिस आदि रोग देखने के लिए मिलता है किस विटामिन की कमी के कारण, तो विटामिन B1 के ये विटामिन B2 की कमी कारण, विटामिन B2 ध्यान रखिए, विटामिन B2 के कमी के कारण ये सब रोग देखने के लिए मिलते हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। यहाँ में ऑप्शन में सीधा दे दिया है राइबोफ्लोविन, यानी विटामिन B2 की कमी आपको हो गया तो गलचीड़वा, ये कोनिया मुखापक, स्क्रोटल डर्मेटिस यानी त्वचा संबंधी रोग होने की संभावना है। तो किस विटामिन की कमी के कारण, विटामिन B2 की कमी के कारण, ठीक है। तो यहाँ सीधा लिखा हुआ है कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से कौन सा विटामिन कमी है, तो यहाँ विटामिन B2 भी लिख सकता है, लेकिन विटामिन B2 नहीं लिखा है, रासायनिक नाम दे दिया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्न में से किस खनिज की कमी से दंत क्षय होता है। एक दिन और आपको बताए थे, फ्लोरीन की कमी हो जाएगा तो दांत जल्दी जो झड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आगे कहता है 1 जूल बराबर होता है, देखिए 1 जूल बराबर होता है 0.239 टू 0.239, यानी ऑप्शन नंबर बी कैलोरी। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 1 जूल बराबर ये नहीं दिया रहेगा, आपको 1 जूल बराबर सीधा रहेगा 0.24 कैलोरी, तो 0.24 कैलोरी भी रहेगा तो वो भी आंसर सही है, क्योंकि ये इसे 4 लगभग, देखिए 9 है ना, ये 9 है, तो 9 के बाद क्या होगा 10, तो 10 यानी इसको हम लगभग 4 लिख सकते हैं। 0.239 को लगभग हम लिख सकते हैं 0.24। बात समझे कि नहीं समझे, हम लिख सकते हैं, चूंकि 9 के बाद एक लगभग हम लिख सकते हैं, तो 1 जूल बराबर 0.239 कैलोरी, या फिर ये ऑप्शन में ये नहीं है तो
टू 4 कैलोरी भी रहता है, तो आप मार सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, कहीं कहीं ऑप्शन में ये चीज़ नहीं दिया रहेगा तो ये चीज़ दिया रहेगा, कहीं ये चीज़ नहीं दिया रहेगा तो ये चीज़ दिया रहेगा। क्योंकि हम 9 है तो इसे 4 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि जितना भी हम पढ़ाएं थोड़ा सा और भी हम कवर करते, लेकिन ज़्यादा ऊपर ही हम माना थोड़ा समय हम लेकर के बता दिए। हम आप लास्ट में एक चीज़ और आपको कह देना चाहते हैं, हमारे तरफ से यही रहेगा, कभी भी किसी क्वेश्चन से डरिए नहीं। आप हमेशा ये आपकी टारगेट रहना चाहिए कि हम अदर स्टूडेंट से ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए। इसी में आपका मेरिट और रिजल्ट दोनों बन जाएगा। ठीक है, पोथी पढ़ने के चक्कर में नहीं रहिएगा कि ये क्वेश्चन आएगा, कौन क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, ये कोई नहीं जानता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा और कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। सब लोग इसको एक गेस के आधार पे अपना बताता है, ऐसा कोई नहीं है। यदि ये जान ही जाएगा तब तो लोग बाहर में क्वेश्चन निकाल करके कहे ठीक है ये क्वेश्चन है, जाओ सक्सेसफुल है। ऐसा कहीं होता है क्या? नहीं होता है। आप पढ़िए सिलेबस, सिलेबस पढ़ेगा, उस सिलेबस से जरूर क्वेश्चन लड़ता है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।